हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर क्लासेस। आज लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑप्टिक्स का। और आज के लेक्चर में हम लोग मिरर का जो बचा हुआ पोर्शन हमारा रह गया, दो टॉपिक हमारे पास बचे हैं, एक तो मैग्नीफिकेशन वाला और उसके अलावा मिरर फार्मूला। आज मैं आपको ये पढ़ा दूंगा कि किस तरह से ये वर्क करते हैं। इनके डेरिवेशन तो हमारे सिलेबस में नहीं होते 10th क्लास में, डेरिवेशन तो हम लोग 12th क्लास में देखते हैं इन सब चीज़ों के। तो आज मैं आपको सिखा दूंगा कि किस तरह से यहाँ पे मिरर में मैग्नीफिकेशन का क्या मतलब होता है, किस तरह से फार्मूला उसका वर्क करेगा और हम लोग मिरर फार्मूले को कैसे यूटिलाइज करते हैं। तो ये सारी बातें आज के लेक्चर में हो जाएंगी। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे लास्ट लेक्चर में चल रहे थे, अपने थियोरेटिकल क्वेश्चंस कुछ सॉल्व किए थे, ऐसे ही एक दो क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग मैग्नीफिकेशन की स्टोरी पे आएंगे, ठीक है। और एक दो छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी करेंगे। ज़्यादा अच्छे से डिटेल में न्यूमेरिकल मैं आपको लेक्चर नंबर 8 और 9 और 10 के अंदर कराऊंगा, है ना। आने वाले जो लेक्चर्स होंगे इनके अंदर आपको काफ़ी सारे वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स, एमसीक्यूज़ ये देखने को मिलेंगे। तो आज लेक्चर नंबर 7 के साथ साथ हमारा जो थ्योरी वाला पोर्शन है रिफ्लेक्शन के अंदर वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन थियोरेटिकल क्वेश्चन है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल बेस्ड क्वेश्चन है। दिखने में तुम्हें लग रहा होगा बड़ा सा क्वेश्चन है, बट कुछ नहीं है, बहुत आसान है, तुम देखोगे। इफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ मिरर फॉर ऑल पोजिशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट इज ऑलवेज इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। वो बोल रहा है कि अगर हम लोग किसी मिरर के सामने किसी भी सिचुएशन में, किसी भी पोजीशन में ऑब्जेक्ट को अगर रख रहे हैं तो उसकी हमेशा इरेक्ट और छोटी यानी डिमिनिश्ड इमेज बन रही है। ऐसा कौन से मिरर में होता है, सोचो ज़रा। आपसे पूछा है उसने व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज इट, कि भैया कौन से टाइप का मिरर है ये बता दो। उसके बाद ड्रॉ अ रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर। आपको रे डायग्राम बना के अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है, बना के दिखाना है वहाँ पे कि इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनेगी वाकई में। फिर ये पूछा है वेयर एंड वाई डू वी जनरली यूज़ दिस टाइप ऑफ मिरर। वो जो भी मिरर आएगा उसको जनरली हम कहाँ पे और क्यों यूज़ करते हैं। तो काफ़ी सारी बातें पूछ ली। याद करो हमारे पास ऐसा कौन सा मिरर है जो हमेशा इरेक्ट इमेज बनाता है। दो मिरर हैं जो हमेशा इरेक्ट बनाते हैं यानी सीधी इमेज बनाते हैं। एक तो प्लेन मिरर है और दूसरा कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर है। क्योंकि आपको याद होगा कॉन्केव मिरर ने तो काफ़ी सारे केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज भी बनाई थी ना, उल्टी इमेज भी बनाई थी। तो हमेशा इरेक्ट बनाने वाले दो मिरर हैं, प्लेन और कॉन्वेक्स। बट एक कंडीशन और है कि हमेशा छोटी इमेज बनानी है। प्लेन मिरर तो इमेज को ना तो बड़ा करता ना छोटा करता, तो प्लेन मिरर आंसर नहीं हो सकता। तो क्या बचा मेरे पास, अकेला कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर अकेला एक ऐसा मिरर है जिसके थ्रू बनने वाली इमेज हमेशा सीधी यानी इरेक्ट होती है और छोटी यानी डिमिनिश्ड इमेज होती है। तो जब आंसर की मैं बात करूंगा यहाँ पे, तो आंसर में फर्स्ट पार्ट में क्या हो जाएगा, मतलब एक पार्ट में इसने पूछा है तो इट विल बी अ कॉन्वेक्स मिरर। सबसे पहले मिरर पहचान लिया, इट विल बी अ कॉन्वेक्स मिरर। भैया ये कॉन्वेक्स मिरर होगा जो हमेशा सीधी और डिमिनिश्ड इमेज बना रहा है, ठीक है। तो इतनी बात हम लोगों को समझ में आ गई, कॉन्वेक्स मिरर हो गया। उसने ये पूछा ड्रॉ अ रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर, कि भाई बना के दिखाओ कॉन्वेक्स मिरर कैसे इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। तो याद करो मैंने आप लोगों को इस तरह से रे डायग्राम कॉन्वेक्स मिरर के दो केस पढ़ाए हुए हैं, उसमें से पहले वाला केस बना के दिखा देना, है ना, वहीं से क्लियर हो जाएगी बात। तो ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर प्रिंसिपल फोकस है ना, पोल प्रिंसिपल फोकस ये हो गया, ये पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। लाइट रेज लेके आओ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, है ना। मान लो कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, यहाँ से लाइट रे लेके आए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये लाइट रे फोकस में को होके जाती हुई महसूस होगी, ऐसा कुछ होगा, है ना। रियलिटी में तो ऐसे चली जाएगी ये लाइट रे। तो ऐसे यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर होगा तो उसको लगेगा फोकस में से निकल के आई है। तो पहले रूल के हिसाब से ये बना दिया। दूसरा रूल क्या कहता है कि भैया लाइट रे को पोल की तरफ ले जाओ। अब दूसरी लाइट रे मैं पोल की तरफ लेके जाने की कोशिश करता हूँ। पोल की तरफ ये लाइट रे कुछ पर्टिकुलर एंगल पे जा रही है, तो उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी लाइक दिस, है ना, आर एंगल जो आर आई के इक्वल होगा। इस ब्लू वाली लाइन को बैक ट्रेस अगर मैं करूँ तो ये ग्रीन वाली लाइन को उसने एक पॉइंट पे काट दिया। अब फाइनली मेरे पास यहाँ पे एक छोटी सी इमेज बन गई, है ना। सीधी इमेज क्यों बनी, जिस जगह पे कट किया वहाँ हेड बनेगा। भाई ये जो लाइट रेज हैं हेड से चली थी और मिरर के पीछे जाके कट हो रही हैं, तो हेड ही बनेगा वहाँ पे। आप क्लियर देख लो, जितना बड़ा तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का नाम रख दो ए बी, इमेज का नाम रख दो ए डैश बी डैश, उससे बहुत छोटी और सीधी इमेज हमारे पास यहाँ पे बन रही है। तो मैंने रे डायग्राम भी कंस्ट्रक्ट करके तुम्हें दिखा दिया। आफ्टर दैट उसने क्या पूछा कि भैया इस तरह के मिरर को आप कहाँ और क्यों यूज़ करते हो। तो मैंने आपको ये पढ़ा दिया था कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस में कि भाई
कॉन्वेक्स मिरर इज जनरली यूज्ड, वैसे तो दो कामों में यूज़ करते हैं, शॉप सिक्योरिटी मिरर में यूज़ होता है, फिर भी जो इसका मेन यूज़ है मैं वो लिखूंगा। कॉन्वेक्स मिरर इज जनरली यूज्ड एज ड्राइविंग मिरर या रियर व्यू मिरर बोल सकते हो ना, ड्राइविंग सीट के बराबर में होता है, ड्राइविंग मिरर की तरह यूज़ किया जाता है। क्यों, रीज़न भी पूछ रहे हैं वो आपसे, वाई पूछा है उसने, बिकॉज इट हैज़ अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, है ना, इसका फील्ड ऑफ व्यू बहुत वाइड होता है, बहुत बड़ा एरिया छोटी सी जगह में दिखा देता है। इट हैज़ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू एंड इट ऑलवेज फॉर्म इरेक्ट इमेज, है ना, हमेशा सीधी इमेज बनाता है ताकि हमें पीछे से आने वाले व्हीकल सीधे दिखाई देंगे। और वाइडर फील्ड ऑफ व्यू होने का क्या फ़ायदा हुआ कि ये मेरा मिरर है, इसका वाइड फील्ड ऑफ व्यू है, तो मतलब बहुत बड़ा एरिया मैं छोटे से मिरर में देख पाता हूँ, तो पीछे का ट्रैफिक का बहुत बड़ा एरिया मुझे उस छोटे से शीशे में मेरे को दिखाई दे जाता है। तो इस तरह से ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस भी हैंडल किए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो कितना सिंपल सा आंसर था, ठीक है। चलो, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन एक बार, इन्होंने ये बोला है एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज बताओ कॉन्वेक्स मिरर को ड्राइविंग मिरर की तरह यूज़ करने का। एडवांटेज तो इतनी बार पढ़ चुकी, अभी भी पढ़ा है तुम लोगों ने कि भाई कॉन्वेक्स मिरर को तुम क्यों यूज़ कर रहे हो ड्राइविंग मिरर की तरह, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा सीधी इमेज बनाता है और इसका फील्ड ऑफ व्यू काफ़ी वाइड होता है, जिसकी वजह से एक लार्ज पोर्शन स्मॉल से एरिया में हमें शो हो सकता है। ये तो एडवांटेज हो गया। फिर डिसएडवांटेज क्या होगा, सोचो ज़रा, कॉन्वेक्स मिरर का नुकसान भी है ड्राइविंग मिरर की तरह यूज़ करते हुए, थोड़ा सा अ लिटिल बिट डिसएडवांटेज। आपने शीशे के ऊपर कॉन्वेक्स मिरर जब देखे होंगे ड्राइविंग सीट पे, तो उस पर लिखा हुआ आता है, नए नए जब मिरर होते हैं तो उस पर लिखा हुआ होता है कि भाई जो ऑब्जेक्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं, द ऑब्जेक्ट्स यू आर लुकिंग क्लोजर देन दे अपीयर, यानी ऑब्जेक्ट जितने डिस्टेंस पे तुम्हें दिखाई दे रहे हैं एक्चुअलिटी में उससे काफ़ी पास हैं। यानी आपका कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, पीछे से आने वाले ट्रैफिक की आपकी डिस्टेंस सही नहीं दिखाता। यानी कॉन्वेक्स मिरर्स में आपको दिख रहा है कि पीछे से आने वाला व्हीकल आपसे लाइक 2 या 3 फीट के डिस्टेंस पे है, रियलिटी में वो व्हीकल 2 या 3 फीट से कम डिस्टेंस पे होगा। यानी कॉन्वेक्स मिरर इमेज की एग्जैक्ट डिस्टेंस शो नहीं करता, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। यानी उस मिरर में झांक के तुम्हें ऑब्जेक्ट जितने डिस्टेंस पे नज़र आ रहे हैं एक्चुअलिटी में वो उससे कम डिस्टेंस पर हैं, है ना। थोड़ा सा जब एक ओवरटेक करते हो गाड़ी चलाते वक्त या बाइक चलाते वक्त, तो थोड़ा ध्यान से करना चाहिए कि भाई पीछे से जो चीज़ें आ रही हैं ना, उनकी डिस्टेंस जो मिरर में दिखाई दे रही है वो नहीं है, थोड़ी उससे कम है, तो ये डिस्टेंस सही नहीं दिखाता है। प्लेन मिरर के साथ ऐसा नहीं है, प्लेन मिरर तो जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा होता है उतनी डिस्टेंस पे इमेज बना देता है, बट कॉन्वेक्स मिरर ऐसा नहीं करता। आप देख भी लो इस बात को, देखो कितनी ज़्यादा डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मिरर से और कितनी कम डिस्टेंस पे मिरर से इमेज बनी है, देख पा रहे हो ना। यानी इसका मतलब रियलिटी में हमें ऑब्जेक्ट्स की और इमेज की डिस्टेंस ये मिरर सही नहीं दिखाता है। तो ये रहा आपका आंसर। एडवांटेज क्या हुई कि कॉन्वेक्स मिरर कैन शो अ लार्ज एरिया ऑफ बैक साइड ट्रैफिक इन अ स्मॉल रीजन, पीछे से आने वाले ट्रैफिक को एक छोटे से रीजन में वो दिखा देता है। हेंस इट प्रिवेंट्स एक्सीडेंट्स वाइल ड्राइविंग, जिससे हमें पता लग जाता है कि भैया हमें कब ओवरटेक करना है, कब साइड लेनी है, कब टर्न लेना है, वो सब हम लोग पीछे आने वाले व्हीकल को देख के करते हैं, नहीं तो हम टक्कर लग जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। ये फ़ायदा हो गया। दूसरा इसमें नुकसान क्या है कि इन कॉन्वेक्स मिरर द इमेज अपीयर क्लोजर देन दे एक्चुअली आर, इमेज एक्चुअलिटी में जितनी डिस्टेंस पे है नहीं उतनी डिस्टेंस पे आपको दिखाई देने लगती है। यानी कॉन्वेक्स मिरर इमेज की डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को शो नहीं करता सही से। यानी पीछे से जो व्हीकल आ रहे हैं ना, उनकी एक्यूरेट डिस्टेंस कॉन्वेक्स मिरर से आपको शो नहीं हो पाती है। बस ये थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज है, बाकी उससे इतना फर्क नहीं पड़ता, उसको हम लोग मैनेज कर लेते हैं इस डिसएडवांटेज को, ठीक है। फिर भी पूछा है तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक मेजर प्रॉब्लम है बस कॉन्वेक्स मिरर के साथ, कि पीछे के साइड से जो ट्रैफिक आ रहा होगा वो आपको जितनी डिस्टेंस पे नजर आ रहा है एक्चुअलिटी में उतनी डिस्टेंस पे नहीं है, उससे थोड़ा पास ही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया इंपॉर्टेंट जो पूछा जा सकता है। चलिए फाइनली आते हैं अगले टॉपिक पे, विच इज लीनियर मैग्निफिकेशन। कौन सा? लीनियर मैग्निफिकेशन, जिसको स्मॉल m से शो करते हैं। क्या मतलब होगा, थोड़ा सुनना बात, फॉर्मूले वगैरह तुम्हें यूं ही समझ में आ जाएंगे। मान लो कि मेरा ये ऑब्जेक्ट था, ओ मैंने नाम रखा, इसका हाइट था 2 सेंटीमीटर की, है ना। ऑब्जेक्ट की हाइट को हम HO लिख देते हैं, तो ये 2 सेंटीमीटर की हाइट थी। हमारे पास इमेज बनी ऐसे, ये इमेज है,
एच आई, इसकी हाइट एच आई ये बनी 4 सेंटीमीटर। समझना बहुत ध्यान से, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था 2 सेंटीमीटर की हाइट का, उसकी इमेज मैंने बनाई 4 सेंटीमीटर की हाइट की। तो क्या बोलोगे आप कि सर इमेज 2 टाइम्स मैग्नीफाइड हुई है, ये तो बोलोगे। छोटी इमेज थोड़ी ना बनी है, 4 सेंटीमीटर की इमेज बनी है, पहले से दुगनी बड़ी इमेज बनी है, यानी 2 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बनी है। तो ये 2 टाइम्स जो तुमने बोला ये आएगा कैसे? एच आई को एच ओ से डिवाइड करने पे आएगा या फिर एच ओ को एच आई से डिवाइड करने पे आएगा? सोचो ज़रा, अगर आपने एच आई अपॉन एच ओ करा तो यहाँ पे 4 और एच ओ की जगह 2, तो आंसर 2 आएगा। बट अगर आपने एच ओ अपॉन एच आई कर दिया तो हाइट ऑब्जेक्ट की कितनी है? 2 सेंटीमीटर, इमेज की कितनी है? 4, फिर तो 1/2 हो जाएगा ना, ये तो गलत हो गया। क्या मैग्निफिकेशन आधा हुआ है? नहीं, मैग्निफिकेशन दुगना हुआ है। ये सिचुएशन मुझे ये सिखाती है कि अगर 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट था और 4 सेंटीमीटर की इमेज बन रही है तो मैग्निफिकेशन मतलब कितनी बड़ी इमेज बनी है, दुगनी बड़ी इमेज बनी है, 2 टाइम्स मैग्नीफाइड बनी है। तो ये 2 कैसे आएगा? इमेज की हाइट को ऑब्जेक्ट की हाइट से डिवाइड करके आएगा, यानी ये वाला प्रोसीजर जो मैंने यहाँ करा है ये सही है, ये गलत है ना, इससे नहीं आ सकता। बस डेफिनेशन भी ऐसी पड़ गई। द मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। उल्टा नहीं हो सकता, कोई ये ना सोचे मैग्निफिकेशन कभी ये हो सकता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज। कैसे पॉसिबल है मुझे बता दो। अगर तुम ये लिख रहे हो और इसके हिसाब से अप्लाई करना, 2 आप यहाँ पे लिखोगे, 4 आप नीचे लिखोगे, तो 2/4 यानी 1/2। आधा मैग्निफिकेशन थोड़ी ना हुआ है, हाफ आएगा, फिर तो आंसर गलत नहीं हो गया। इसलिए बच्चे पूछते हैं कि सर इसमें एच आई ऊपर क्यों आया, एच ओ नीचे क्यों आया, उल्टा क्यों नहीं आया? तो मैंने ये रीज़न समझा दिया। अगर ये उल्टा लिखोगे तो लॉजिकली वो बात जस्टिफाई नहीं हो पाएगी कि 2 सेंटीमीटर की इमेज है, ऑब्जेक्ट है सॉरी, और 4 सेंटीमीटर की अगर इमेज बन रही है तो दुगनी बड़ी इमेज बनी ना, 2 आना चाहिए। 2 कैसे आएगा? 4 को 2 से डिवाइड, यानी एच आई को एच ओ से डिवाइड करने पे आएगा। तो यूनिवर्सल हमारे पास एक डेफिनेशन बन गई है लीनियर मैग्निफिकेशन की कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज की हाइट को ऑब्जेक्ट की हाइट से डिवाइड कर देंगे। अब एक बात और सुनो मेरी, हम हमेशा पूरी 10th क्लास की ऑप्टिक्स में ऑब्जेक्ट को सीधा ही रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट की हाइट यानी एच ओ का साइन हमेशा प्लस में ही आएगा। ये कभी हो ही नहीं सकता, तुम्हें दिखेगा ही नहीं, तुम्हें नेगेटिव में 10th की ऑप्टिक्स में कहीं नहीं आएगा। ऑब्जेक्ट सीधा रखोगे तो आपकी ऑब्जेक्ट की हाइट का साइन पॉजिटिव ही आएगा। अब बात आती है इमेज की हाइट का साइन सर कैसे आएगा? वो कुछ भी हो सकता है। अगर सीधी यानी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनी है ना, तो फिर एच आई का साइन भी पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर उल्टी इमेज बनी, इमेजेस तो इन्वर्टेड भी बनती हैं ना, तो फिर उस केस में एच आई का साइन नेगेटिव भी हो सकता है। यानी एम का मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि एच आई यानी इमेज सीधी बनी है या उल्टी बनी है। अगर इमेज सीधी बनी होगी तो ये भी प्लस, ये तो प्लस है ही, तो आंसर कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा मैग्निफिकेशन का। और अगर हमारे पास इमेज उल्टी बनी होगी तो ऑब्जेक्ट तो पॉजिटिव है ही, इमेज उल्टी बनी होगी तो क्या आ जाएगा ऊपर? माइनस। समझ रहे हो ना? तो इस चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। मतलब जब फॉर्मूला अप्लाई करूंगा ना तो मुझे साइन रखने होते हैं क्वेश्चन को समझ के, कि अगर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनी है यानी सीधी इमेज बनी है तो एच आई पॉजिटिव ही होगा सीधी इमेज में। अगर उल्टी इमेज यानी रियल इमेज की वो बात कर रहा है, रियल तो इन्वर्टेड होती है, तो फिर उस केस में इमेज की हाइट नेगेटिव साइन के साथ रखी जाएगी। ठीक है, ये तो एक कॉमन सा फॉर्मूला हुआ जो मैग्निफिकेशन के डेफिनेशन से समझ में आया कि 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट, 4 सेंटीमीटर की इमेज, तो 2 गुना बड़ी इमेज बनी। ये 2 गुना आएगा कैसे? एच आई को एच ओ से डिवाइड करके ही आएगा। तो यानी मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में हमेशा हाइट ऑफ इमेज ऊपर आएगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नीचे आएगा। अब इसी चीज़ को हम लोग एक फॉर्मूले के टर्म्स में और याद रखते हैं। हम इसको v और u के टर्म्स में पढ़ेंगे आगे। अभी यहीं पे एक फार्मूला बनेगा v की और u के टर्म्स में। v क्या होता है? v होती है इमेज की डिस्टेंस। सारी डिस्टेंस पोल से नापी जानी है, याद रखना, मिरर के पोल से ही नापी जाती है सारी डिस्टेंस। तो v होती है आपके मिरर से इमेज कितने डिस्टेंस पर बनी है, और u होता है आपके मिरर से ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे रखा गया है। देखो एक क्वेश्चन दिखाता हूं तुम्हें। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ था, तो मिरर से इसकी जो डिस्टेंस है ये, इसको मैं बोलूँगा u, ठीक है। और आपकी इमेज यहाँ पे बनी है, तो मिरर से जो ये डिस्टेंस है इमेज की, इसको मैं बोलूँगा v।
तो क्लैरिटी आ जानी चाहिए तुम्हें कि V और U होते क्या हैं। V का मतलब आपके मिरर के पोल से इमेज की डिस्टेंस, U का मतलब मिरर के पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ये होता है। तो मैग्निफिकेशन को हम लोग V और U के टर्म्स में लिख सकते हैं ऐसे, देखो ध्यान से। इट कैन ऑल्सो बी प्रूव दैट, अगेन डेरिवेशन नहीं है 10th क्लास में इन किसी भी चीज़ों का, डायरेक्ट याद रखना है आपको ये बात। एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू माइनस का वी अपॉन यू होता है। क्या होता है? मैग्निफिकेशन में माइनस का वी अपॉन यू आएगा, यानी माइनस ऑलरेडी डेराइव करते वक्त आता है। अब यहाँ पे जब कभी इसको यूज करूंगा ना तो चारों चीजों के साइन रखने पड़ेंगे। मान लो 4 में से मेरे को 3 चीजें पता है, एक नहीं पता, तो जो जो चीजें तुम्हें पता है तीनों की तीनों, मान लिया आपको v भी पता है, आपको u भी पता है, आपको ho भी पता है, तो आप तीनों चीजों के साइन रखोगे प्लस या माइनस। ये तो फॉर्मूले का माइनस है ना, ये तो आएगा ही आएगा। सपोज करो v नेगेटिव रखा गया, नेगेटिव आया क्वेश्चन सॉल्व करते करते, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव इज द पार्ट ऑफ द फॉर्मूला। जब मिरर की बात करते हैं तो एच आई अपॉन एच ओ विल बी इक्वल टू माइनस का वी अपॉन यू। मेक श्योर इस बात को याद रखें, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव आता है। ये हुई लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में थोड़ी सी बातें। अब थोड़ा सा और इसमें चर्चा कर लेते हैं आगे। देखो मैंने u और v को लिख दिया है। u क्या है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, और v क्या है? इमेज की डिस्टेंस है मिरर से। कंबाइंड कर दिया फॉर्मूला, m इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू माइनस का v अपॉन यू। जब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं ये 2 उठा लूंगा, जब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं ये 2 उठा लूंगा। अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप कोई भी 2 उठा सकते हो, क्योंकि तीनों आपस में इक्वलाइज हैं। एक बारी में तो किन्हीं 2 को मैं यूज करता हूं। एसआई यूनिट कोई पूछे व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन, तो आंसर है कोई यूनिट नहीं आएगी। क्यों? आप एक बात बताओ, मैग्निफिकेशन निकाल रहे हो, हाइट ऑफ इमेज आपने कहा सर 5 सेंटीमीटर अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपने कहा सर 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो कट गए ना, कहां से आएगी यूनिट? नहीं आ सकती। ऐसे ही इमेज की डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ये कुछ सेंटीमीटर में होगी, ये कुछ सेंटीमीटर में होगी, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएंगे, क्योंकि ये सेम टाइप की क्वांटिटी का रेशो है। इस वजह से एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन, तो आंसर है कोई यूनिट नहीं होती लीनियर मैग्निफिकेशन की, सिर्फ नंबरिंग में आंसर आता है। लाइक 5/2 आ गया, +1 -3 ऐसे आ गया, ऐसे होता है। यूनिट कुछ नहीं होती, ठीक है। ये बात, अगर m पॉजिटिव आ रहा है, अब सोचो फिर से वही बात, m पॉजिटिव कैसे आ सकता है भाई? HO हमेशा प्लस का होगा, ऑब्जेक्ट तो सीधा ही रखोगे ना। अगर आपने ऑब्जेक्ट सीधा रखा है, अब बात आती है इमेज की। अगर इमेज भी सीधी हुई तो वो भी प्लस साइन के साथ ली जाएगी, है ना। इमेज सीधी बनी यानी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनी, तो ये भी प्लस रखा जाएगा यहाँ पे। तो फाइनली m का आंसर भी कैसा आएगा? प्लस में। तो अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, प्लस का साइन लगा हुआ है, तो याद रख लेना बहुत अच्छे से, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। मैंने बता दिया ना, ऑब्जेक्ट तो सीधे रखोगे, अगर इमेज भी सीधी बनी है, इरेक्ट बनी है, तो ऊपर भी प्लस आएगा। प्लस 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 ही होते हैं, तो m का आंसर प्लस सिर्फ तभी आ सकता है जब एच आई का साइन भी पॉजिटिव हो, यानी सीधी इमेज बनी हो। तो m के पॉजिटिव होने का मतलब इमेज सीधी यानी इरेक्ट और वर्चुअल बनेगी। m नेगेटिव कब आ सकता है? जब ये एच आई नेगेटिव हो गया हो, यानी कि इमेज उल्टी बनी हो, यानी रियल और इन्वर्टेड इमेज अगर है तो m नेगेटिव है। यानी अगर m का साइन कहीं नेगेटिव दिख जाएगा तो ये मैं कराऊंगा क्वेश्चन तुम्हें, तो वो इसका मतलब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हो गई, ठीक है। ये तो m के साइन के ऊपर बात हो गई कि m पॉजिटिव तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। पॉजिटिव में वर्चुअल इरेक्ट क्यों बनी? क्योंकि बच्चों m का जो साइन है वो एच आई पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि एच ओ तो हमेशा पॉजिटिव होता है, ऑब्जेक्ट तो सीधा ही रखोगे ना। इमेज भी सीधी बनी है तो m पॉजिटिव, इमेज उल्टी बनी है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। चलो थोड़ा सा और कहानी बढ़ाते हैं आगे। प्लस माइनस तो मैंने समझ लिया कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। अब नंबरों पे आ जाते हैं, नंबर से खेलना स्टार्ट करते हैं। प्लस माइनस साइन तो पढ़ लिया। अगर मैग्निफिकेशन 1 के इक्वल है, m की वैल्यू 1 के इक्वल है, तो इसका मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज। सोचो ना इस बात को, कितना आसान सा है। m इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ होता है। आप m1 बोल रहे हो, कब आ सकता है? जब एच आई और एच ओ आपस में कट जाएं, यानी अगर एच आई की वैल्यू एच ओ के बराबर हो, इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट के बराबर हो, तभी तो कट के यहाँ पे आंसर बनाएगा। तो अगर m1 आ रहा है तो इसका मतलब इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट के बराबर है।
ऐसा कौन से मिरर में होता है जनरली? प्लेन मिरर में तो हमेशा ही होता है, बट कॉन्केव मिरर ने भी एक केस में शो करा था ये कंडीशन, याद करो। जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा गया था तो उसी के नीचे उतनी ही बड़ी इमेज बन गई थी। इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट के बराबर तो आ रही है ना। अब m क्या हो सकता है? ग्रेटर देन 1। अगर m ग्रेटर देन 1 हुआ, m ग्रेटर देन 1 होने का मतलब जस्टिफिकेशन करो सर, m इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ, ऐसे लिखो। एक मिनट रुको, मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। आपने बोला m ग्रेटर देन 1, यानी एच आई अपॉन एच ओ लिखा m की जगह, ग्रेटर देन 1 यानी एच आई एच ओ को उधर ले जाओ, ये बना। इसका मतलब इमेज की हाइट ज़्यादा बड़ी है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, यानी बड़ी इमेज बनी है, ऑब्जेक्ट छोटा था, ऑब्जेक्ट की एक बड़ी इमेज बनी है। तो यानी मैग्निफिकेशन कैसा है हमारे पास? पॉजिटिव, यानी मैग्नीफाइड इमेज वहाँ पे बनी है। यानी m अगर 1 से बड़ा आ रहा है, 1.5, 2 या 3, तो वहाँ पे इमेज मैग्नीफाई हो गई है, ऑब्जेक्ट छोटा है उससे बड़ी इमेज बनी है। ठीक है। तीसरा केस, अगर m लेस देन 1 है तो छोटी इमेज बनेगी, डिमिनिश्ड इमेज। ठीक है, तो ये क्या केस हो गया? तो क्लियर याद रखना भाई, आपको सब चीज़ समझ में आनी चाहिए कि अगर m प्लस का है तो रियल वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। कैसी? वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधी इमेज बनती है। अगर m का साइन माइनस का है तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है। फिर उसके बाद वैल्यू से कंपैरिजन करते हैं। अगर m की वैल्यू 1 के एग्जैक्ट इक्वल है तो इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज बराबर होगा। अगर मैग्निफिकेशन 1 से ज़्यादा है तो उसकी मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। अगर मैग्निफिकेशन 1 से कम है तो उसकी छोटी यानी डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। तो इतनी बातें हमें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर लेते हैं इन छोटी छोटी सी बातों के ऊपर। एनसीईआरटी उठा के देखोगे ना तो तुम्हें एक क्वेश्चन नजर आएगा कि द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज m इज इक्वल टू +1, ऐसे ये वाला फर्स्ट अलग से दे रखा है उसने बना के। फिर बोला है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, यानी आपसे इतने सारे मैंने एग्जांपल लिए, इनमें से कुछ भी एक लिख के दे देगा। वो बोलेगा एक मिरर ने m जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस किया वो प्लस का 0.5 था, तो इस स्टेटमेंट से तुम्हें क्या समझ में आता है? तो हम क्या करेंगे, एक एक करके सबको डिकोड करेंगे। बहुत आसानी से तुम्हें सॉल्व करवा दूंगा। आप कैसा भी क्वेश्चन आएगा ना बड़े मजे में कर लोगे। तो m इज इक्वल टू, पहली बात है +1। तो बच्चों देखो दो बातें हैं यहाँ पे, एक तो प्लस का साइन, इससे कुछ अलग चीज पता लगती है। फिर एक वैल्यू, वैल्यू से कुछ और पता लगता है। वैल्यू 1 के इक्वल हो सकती है, उससे बड़ी हो सकती है, उससे छोटी हो सकती है। तो क्या करूं मैं, m इक्वल टू +1 है। ठीक है, सिंस m इज पॉजिटिव, m कैसा है? पॉजिटिव है। अगर m पॉजिटिव है तो इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। एक बात तो ये समझ में आ रही है ना, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। इतनी बात क्लियर हो गई, 100% होगा। सर m की वैल्यू मैग्निफिकेशन जो है ये 1 के इक्वल है। कितना है? 1 के इक्वल है। इसका मतलब इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट के बराबर होगी। ठीक है, ये दो बातें समझ में आती हैं। जो एनसीईआरटी का वो क्वेश्चन था ना, मैं इसको डिकोड कर दिया। +1, प्लस को अलग देखो, वैल्यू को अलग देखो। प्लस यानी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, 1 के इक्वल है मैग्निफिकेशन, यानी इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट के बराबर है। क्लियर हो गई बात? ठीक है। फिर सर m अगर -1 हुआ तो क्या करेंगे? चलते हैं अगले पेज पे। सेकेंड वाले पार्ट के सॉल्यूशन में अगर m हमारे पास -1 हुआ तो क्या करेंगे? तो इसका आंसर मैं कैसे करूं? आंसर करने का सिंपल तरीका कि सही है, m नेगेटिव साइन आ रहा है ना, माइनस का साइन आ रहा है, तो इसका मतलब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। पक्का 100% रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। m की वैल्यू कितनी है? m की वैल्यू 1 के इक्वल है, मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल है, यानी कि इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट के बराबर होगी। अब सोचना ज़रा, अगर वो ये पूछता कि ये केस कब बन सकता है, इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट के बराबर भी बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज भी बन रही है, ये तो सिर्फ कॉनकेव मिरर बना सकता है। आ रहा है कुछ याद? हल्का सा ट्रेस करके दिखाता हूँ फिर रब कर दूंगा। कॉनकेव मिरर, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा था उसी के नीचे उतनी ही बड़ी इमेज बनी थी, है याद? यानी इमेज जो है उल्टी बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर है। तो कभी कभार और अच्छा एडवांस उसको कराने के लिए तुमसे ये पूछ सकते हैं कि m इक्वल टू -1 है, इसको पहले जस्टिफाई करो, इसका क्या मतलब है, एंड विच टाइप ऑफ मिरर कैन शो दिस मैग्निफिकेशन, कौन सा मिरर ये मैग्निफिकेशन शो कर सकता है। तो प्लेन मिरर तो कर नहीं पाएगा क्योंकि वो तो रियल इमेज नहीं बनाता, नेगेटिव है तो रियल इमेज बन रही होगी, तो ये कॉनकेव मिरर करेगा। वो बोल देगा रे डायग्राम बना के दिखाओ, फिर तुम्हें ये रे डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो
क्लियर हो रही है बात? इस तरह से हम लोगों को चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि हाँ इतना भी पूछा जा सकता है, तो अच्छे से पढ़ना सीख लो इनको। अगला क्या है, m इज इक्वल टू प्लस का 0.5 है ना, प्लस का 0.5, इसको डिकोड करते हैं। थर्ड वाला पॉइंट जो है m इज इक्वल टू प्लस का 0.5, तो प्लस का 0.5, तो सॉल्यूशन कैसे करूं मैं इसका? पहले तो साइन देखूंगा, m पॉजिटिव है, पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। एक तो ये बात मुझे क्लियर होनी चाहिए, पॉजिटिव होने का मतलब 0.5 सर m की वैल्यू लेस देन 1 है, 1 से छोटी वैल्यू है ना, 0.5 तो 1 से छोटा होता है, यानी कि m की वैल्यू 1 से छोटा होने का मतलब डिमिनिश्ड इमेज बनेगी, छोटी इमेज बनेगी, डिमिनिश्ड इमेज। ठीक है, अब सोचो ये केस कौन बना सकता है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज भी बनाए और छोटी इमेज भी बनाए, ये केस कॉन्वेक्स मिरर बना सकता है। मैं जानबूझ के एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ ताकि तुम्हारा माइंड खुले, क्योंकि ऑप्टिक्स में सारी चीज़ें हर एंगल से सोचनी ज़रूरी हैं, तब ऑप्टिक्स को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो आप। भाई उसने प्लस का 0.5 मैग्नीफिकेशन देख के आपसे मिरर आइडेंटिफाई करवा लिया, स्केच ड्रॉ करवा लिया, तो आपको पता होना चाहिए ना कि ये मैग्नीफिकेशन कौन शो करेगा, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बननी चाहिए, छोटी इमेज बननी चाहिए, दोनों काम कॉन्वेक्स मिरर करता है। अगला m इज इक्वल टू माइनस का 0.5, m इज इक्वल टू माइनस का 0.5, तो फोर्थ वाला केस m इज इक्वल टू माइनस का 0.5, तो यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्यूशन परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, m की वैल्यू एक तो है हमारे पास नेगेटिव, है ना, नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आने से क्या फ़र्क पड़ा कि सर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी, इस बात की कंफर्मेशन मेरे को हो गई, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। अच्छा, फिर m की वैल्यू लेस देन 1 भी है, भाई माइनस को देख चुके, अब इस वैल्यू को देखो, ये 0.5 है ना, 0.5 तो लेस देन 1 होता है, तो इसका मतलब हमारे पास डिमिनिश्ड इमेज बनेगी, छोटी इमेज बनेगी। तो ये बातें हमें क्लियर होनी चाहिए। अब बताओ ये काम कौन कर सकता है, हमसे पूछा जाता अगर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनानी है और डिमिनिश भी बनानी है, कॉनकेव मिरर बना सकता है, और वो भी कब बनाएगा? सोचो 6 केस होते हैं कॉनकेव मिरर के, उनमें से कौन से केस में रियल और इन्वर्टेड इमेज छोटी इमेज बनती है? वो बनती है जब आप ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के भी पीछे ले जाते हो। है याद? मैं बना के दिखा देता हूँ, यहाँ पर भी टेंशन ना लो। हम ऑब्जेक्ट को, अगर ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर इसके पीछे ले जाते हैं ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ कहीं कोई इमेज बनती है याद? थोड़ी सी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं इमेज बनती है, छोटी इमेज बनती है, उल्टी इमेज बनती है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि हर एस्पेक्ट को अच्छे से ध्यान रखना, आप क्वेश्चन आराम से क्रैक कर लोगे। तो कैसी इमेज बनी? डिमिनिश्ड इमेज, m इज लेस देन 1, वैल्यू को अलग पढ़ना है, साइन को अलग से पढ़ना है, आराम से निकाल लेंगे। फोर्थ हो गया, फिफ्थ पढ़ो, m+3 आया है, फिफ्थ में m+3 है। अगर m+3 है तो कैसे डिकोड करोगे इस चीज़ को सॉल्यूशन में? सर m अगर +3 है तो सबसे पहले पॉजिटिव साइन उठाते हैं, m में प्लस का साइन आ रहा है, प्लस का साइन आ रहा है तो इसका मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी, बिल्कुल ठीक बात। उसके बाद 3 वैल्यू, 3 तो 1 से बड़ा होता है सर, m 1 से काफ़ी बिगर है, 1 से बड़ी वैल्यू है, यानी इसमें मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। अब की बार सोच के बताओ ये काम कौन कर सकता है कि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज भी बनाए और बड़ी इमेज बनाए? ये भी कॉनकेव मिरर बना सकता है। अपना फर्स्ट केस याद करो वहाँ पे कि जब अपने ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा था तो वहाँ पे उसकी हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनी थी मिरर के पीछे, है ना याद? तो ये उसी सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट वन, लास्ट, m की वैल्यू -3, m की वैल्यू -3 देखते हैं, है ना। सिक्स्थ वन हमारा है m की वैल्यू कितनी है? -3 है। तो सॉल्यूशन करते हैं -3, पहले माइनस का साइन देखेंगे कि भैया m जो है हमारे पास नेगेटिव है, नेगेटिव होने का मतलब इमेज कैसी बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये इमेज तो कॉनकेव मिरर ही बना सकता है, रियल और इन्वर्टेड, है ना। और m की वैल्यू 1 से भी बिगर है, 3 वैल्यू है ना, कितनी वैल्यू है? 3, जो कि 1 से बड़ा होता है। भाई ऐसे मत देखना, बच्चे गलती करते हैं इसमें, बोलते हैं -3 तो 1 से छोटा होता है। भैया प्लस माइनस को अलग से देखो और वैल्यू को अलग से देखो, ऐसे करना होता है। आप अपना मैथमेटिक्स मत लगाओ यहाँ पे कि -3 इज लेस देन 1, ये तो नंबर लाइन पे नेगेटिव में आता है, ये सभी नहीं चलेगा। ऑप्टिक्स के हिसाब से चलाई जाएगी, साइन अलग से चेक किया जाएगा, वैल्यू अलग से चेक की जाएगी। तो 1 से ग्रेटर है तो अगेन मैग्नीफाइड इमेज बनेगी यहाँ पर भी, है ना, मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। तो ये काम भी सिर्फ कॉनकेव मिरर कर सकता है, ठीक है।
तो ये चीज़ हम लोगों के पास समझ में आ गई हम लोगों को अच्छे से कि अगर हमसे कोई भी मैग्नीफिकेशन की अब वैल्यू दे दे, कुछ भी दे दे और पूछे कि बताओ भाई यहाँ पे मैग्नीफिकेशन ऐसे ऐसे प्रोड्यूस हुआ है डिफरेंट मिरर में, तो ये क्या शो करता है। मैंने क्वेश्चन सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट स्फेरिकल मिरर आर एज फॉलोज। पूरा क्वेश्चन आगे क्या हो जाएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज स्टेटमेंट्स। भैया इन स्टेटमेंट का मतलब क्या है, ये मतलब तो समझा दो। तो ये मतलब मैंने आपको 6 के 6 केसेस में समझा दिया। मैंने 1 के इक्वल वैल्यू भी लेके चला प्लस माइनस में, 1 से छोटी वैल्यू भी लेके चला प्लस माइनस में, 1 से बड़ी वैल्यू भी लेके चला प्लस माइनस में। तो इसके अलावा कुछ बन ही नहीं पाएगा, हमने सब कुछ यहाँ पे क्रैक कर दिया। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। अब एक और हमारे पास जो मोस्ट फेमस फार्मूला होता है मैग्नीफिकेशन के अलावा, मैग्नीफिकेशन तो तुम्हें समझ में आ ही गया फाइनली। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मिरर के लिए लगा रहा हूं माइनस का v अपॉन u, ऐसे होता है मैग्नीफिकेशन मिरर के लिए। मिरर फार्मूला, ये फार्मूला क्या करता है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v और फोकल लेंथ f, इन तीनों को आपस में कोरिलेट करता है। कैसे फॉर्मूला याद रखना है, डेरिवेशन नहीं है, इन सब के डेरिवेशंस होते हैं 12th की ऑप्टिक्स में। आप टेंशन मत लो, 10th की ऑप्टिक्स में डेरिवेशन सिलेबस का पार्ट ही नहीं है, तो कभी पूछा नहीं जा सकता। डायरेक्ट फॉर्मूले लगा के न्यूमेरिकल सॉल्व करने आने चाहिए, बस 2 ही फॉर्मूले लगते हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। इनसे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं ऑप्टिक्स के 10th क्लास तक। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v पहले याद रखना, प्लस का 1/u इज इक्वल टू 1/f, पूरा 1/में फॉर्मूला चलता है। u ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कहां से, मिरर के पोल से, v इमेज की डिस्टेंस मिरर के पोल से, f फोकल लेंथ उस पर्टिकुलर मिरर की जो भी फोकल लेंथ रही होगी। यहां पे v, u और f तीनों को साइन के साथ पुट किया जाएगा। ये मैं जब क्वेश्चन करवाऊंगा तब समझा दूंगा। फोकल लेंथ का साइन तुम्हें ऑलरेडी पता है, कॉन्केव अगर वर्ड आ जाता है तो नेगेटिव फोकल लेंथ होती है, कॉन्वेक्स वर्ड आ जाता है तो पॉजिटिव फोकल लेंथ होती है। इन दोनों के बारे में चर्चा जब क्वेश्चन करवाऊंगा तब करेंगे, यानी जब फॉर्मूला लगेगा ना तो वैल्यूज को साइन के साथ रखा जाना जरूरी है। ठीक है, चलो एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे आते हैं। 2 क्वेश्चन कर लेते हैं छोटे छोटे से, बाकी फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में काफी सारे एमसीक्यूज कर रहे होंगे। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। बच्चों मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर सब प्लस की होती हैं, है ना, तो हमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो मैं इसको सॉल्यूशन करता हूँ। सॉल्यूशन फॉर फर्स्ट, फॉर कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की बात चल रही है, अगर कॉन्केव की चल रही होती तो फिर नेगेटिव लिखनी पड़ती वैल्यू। कॉन्वेक्स मिरर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 सेंटीमीटर लिख दी मैंने, पॉजिटिव में 32। अगर ये कॉन्केव मिरर होता तो मैं आर को खुद से माइनस का 32 लिख के देता, वो कभी लिख के नहीं देगा, वो तुम्हें मिरर का नाम बोल देगा। क्वेश्चन पढ़ के तुम्हें अपने साइन कन्वेंशन लगाने हैं, तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है साइन कन्वेंशन लगाने की। ठीक है, तो ये प्लस में हुआ क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है। तो f इज इक्वल टू r/2, है ना, वैल्यू रख के सॉल्व करोगे 32 का हाफ कितना होता है, प्लस 16 सेंटीमीटर। तो 16 सेंटीमीटर फोकल लेंथ आ गई। स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसके अंदर, तो 1 नंबर का। ठीक है, अगला एक कॉन्केव मिरर। अब बात देखो, मिरर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और बात मैं बता दूं, जरूरी नहीं है कॉन्केव कॉन्वेक्स वर्ड बोले। कॉन्केव मिरर कन्वर्जिंग मिरर होता है और कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग होता है। वो ऐसे नाम भी यूज कर सकता है, कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग। तो एक कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज। बस एक एक वर्ड पकड़ लेना, 3 गुना मैग्नीफाइड तो है बट रियल इमेज है। तो इतना पढ़ते ही मेरे को क्या समझ में आ जाएगा कि सर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 3 तो है ही है बट -3 है, क्योंकि रियल इमेज बन रही है जो हमेशा उल्टी बनती है, सिंस रियल इमेज। दैट्स वाई माइनस मैंने पता कर लिया पढ़ के इतनी बातें। इमेज रियल है, रियल इमेज उल्टी बनती है। आपको पता है कि नेगेटिव अगर आ रहा है मैग्नीफिकेशन तो इसका मतलब रियल इमेज बनी होगी। इसको पढ़ के मेरे को समझ में आया, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज यानी नेगेटिव। ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की बनी, प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे उस मिरर से रखा हुआ था। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को u से शो करते हैं और बच्चों मेक श्योर ये हमेशा नेगेटिव ली जाती है। क्यों? क्योंकि सोचो ज़रा, आप यहाँ पे अपने कॉन्केव मिरर को लेके बैठे हो और आपका पोल मिरर का यहाँ पे है, फोकस यहाँ पे है, कर्वेचर यहाँ पे है। आपने मान लिया ऑब्जेक्ट को इधर के साइड भी रखा, तो आपका ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है वो मिरर के फ्रंट में ही रखा जाएगा हमेशा। मिरर के पीछे तो कभी रखूंगा नहीं, पॉलिश के पीछे थोड़ी ना रखूंगा। तो इस वजह से हमेशा u का साइन कैसा लिया जाता है, नेगेटिव। ऑलवेज पूरी एंटायर
10th क्लास की ऑप्टिक्स में u का साइन ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव ही ली जाती है। जब हायर स्टैंडर्ड की ऑप्टिक्स आप 12th में कभी पढ़ोगे तो वहां तुम्हें नजर आएगा जहां पे एक से ज़्यादा मिरर या एक से ज़्यादा लेंसेज यूज़ करते हैं तो वहाँ पे U पॉजिटिव भी हो सकता है। मतलब ऐसा कोई ये यूनिवर्सल रूल नहीं है कि U पूरी एंटायर ऑप्टिक्स में हमेशा के लिए नेगेटिव होता है, नहीं। 10th क्लास में तुम्हें जितनी ऑप्टिक्स पढ़नी है उसके लिए U का यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव आएगी, वो हमें लेके चलनी है, वो कहीं पर भी साइन नहीं देगा। आपको वर्ड्स बहुत सिलेक्टिवली पढ़ने हैं यहाँ पे अच्छे से, एक भी बात छूट गई तो तुम्हारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा वहाँ पे। तो इसलिए एक कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज माइनस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड तो 3। एक ऑब्जेक्ट की बनाई विच इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, जो मिरर के सामने 10 सेंटीमीटर पे रखा हुआ था, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस तो नेगेटिव होती है। वेयर इज द इमेज लोकेटेड, यानी इमेज कहां बनेगी, वी तुमसे पूछा है। करो याद मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, m इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन यू। तो एच आई एच ओ तो पता नहीं है, तो m इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन यू तो तुम्हें याद है। इस फॉर्मूले को लगाओ, ध्यान रखना मिरर फॉर्मूले में, और इसमें देखो थोड़ा याद रखने का तरीका बता देता हूं तुम लोगों को। मिरर फॉर्मूले में बीच में प्लस आता है, यहाँ पे बीच में प्लस आता है, तो इसके मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूले में क्या देखने को मिलेगा तुम लोगों को, माइनस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी बात हम लोगों को करनी आनी चाहिए। ठीक है, तो एक बार अप्लाई कर लेते हैं ज़रा इसको। तो यहाँ से m की वैल्यू, m कितना है -3 इज इक्वल टू माइनस का u, पहले v है अपॉन में u है, u कितना है -10। देखो m की वैल्यू रखी -3, u की वैल्यू रखी -10, ये माइनस फॉर्मूले में चल रहा है, मुझे v निकालना है, v मुझे पता नहीं क्या आएगा, तो इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, तो v की वैल्यू कितनी आएगी, -30 सेंटीमीटर। v की वैल्यू कितनी आई, -30 सेंटीमीटर। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इमेज जो बनेगी वो मिरर से 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बनेगी। फिर ये माइनस क्या कर रहा है, माइनस का मतलब ऑब्जेक्ट का साइन भी माइनस में था, इमेज का साइन भी माइनस में आया है, यानी जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी साइड इमेज बनेगी, है ना। कुछ मान लो शायद से जैसे ये ऊपर वाला डायग्राम है, इमेज यहाँ बनी सपोज इस जगह पे, है ना, यहाँ बनी, तो ऑब्जेक्ट भी मिरर के सामने था, उसकी डिस्टेंस लाइक 10 सेंटीमीटर के आसपास, इमेज भी तो मिरर के सामने है, उसकी डिस्टेंस भी कितनी, लगभग 30 सेंटीमीटर के आसपास। दोनों का साइन नेगेटिव आने का मतलब दोनों एक ही तरफ हुए हैं, एक ही तरफ बन रहे हैं। अगर ऐसा होता किसी केस में कि इमेज यहाँ बन रही होती मिरर के पीछे, तो इसमें v प्लस का आ जाता। यहाँ पे v कैसा आया है, माइनस का, यानी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। नेगेटिव साइन बस ये शो कर रहा है कि जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा हुआ था उधर की तरफ ही, जैसे यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इधर की तरफ ही इमेज बनी है, मिरर के सामने वाली साइड पे ही इमेज बनी है। तो सिर्फ मैंने इतना सा ही एक छोटा सा फॉर्मूला अप्लाई करा, m का साइन मैंने भरा। अगर आप भूल जाते ना यहाँ पे ये रियल इमेज पढ़ना और आप m को सिर्फ प्लस का 3 लिख देते तो आपके सारे आंसर गलत आते। फिर ये प्लस में मतलब आपका +30 आता जो कि गलत आंसर है। तो इसलिए m को साइन के साथ भरा, u को साइन के साथ भरा, ये माइनस फॉर्मूले का है, v मुझे पता नहीं है मैंने ऐसे छोड़ दिया, सॉल्व करके v -30 सेंटीमीटर आया, यानी ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है ना, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 7 यहाँ से पूरा होता है। ठीक है, अब काफ़ी हद तक अब देखो आपने मिरर में ना जितना भी थ्योरी वाला पोर्शन था, 1-2 क्वेश्चन भी तुम्हें करा दिए, वो सब पूरा कर लिया। अब जब हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम काफ़ी अच्छे MCQs कर रहे होंगे। ज़्यादातर MCQ आपको देखेंगे अपनी NCERT एग्जाम्पलर वाली बुक से। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन दे रखे हैं, काफ़ी कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। और फिर उसके बाद 9 और 10 लेक्चर में, है ना, इसके बाद तो 8 में तो हम लोग MCQ कर ले होंगे, 9 और 10 लेक्चर के अंदर हम लोग काफ़ी सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, है ना, डिफरेंट वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल, कुछ NCERT से, कुछ प्रीवियस ईयर में आए हुए। तो इस तरह से हम लोगों के पास बहुत अच्छे से ये पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन वाला पार्ट कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद इसका अगला सेक्शन चलेगा चैप्टर का, जिसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जहाँ लेंसेज की स्टोरी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है।